नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। पहले शुरुआत एक शेर से। महसूस हो जो होता है, दिखाई नहीं देता। दिले नज़र में हदे फाजिल तो वही है। हर चंद तेरे लुत्फ से महरूम नहीं हम, लेकिन दिले बेताब की मुश्किल तो वही है। नासिर काज़मी का यह शेर मुझे याद आया जब मैं आज इस बार के अर्थम की तैयारी कर रहा था। अगर आप वित्तीय बाजारों से राबिता रखते हैं तो 5 अगस्त 2024 का दिन नहीं भूले होंगे। दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में एक ऐसा भूकंप आया जिसा किसी ने सोचा नहीं था। जापान का टॉपिक्स इंडेक्स एक ही दिन में 12% गिर गया। 2011 के बाद सबसे खराब दिन। अमेरिका में डर का मीटर विक्स सूचकांक कोविड टाइम के बाद पहली बार आसमान छूने लगा। ये सब क्यों हुआ? ना कोई मंदी आई, ना कोई जंग छिड़ी। बस जापान के सेंट्रल बैंक ने हल्का सा इशारा किया कि ब्याज दरें थोड़ी बढ़ा सकते हैं, और अमेरिका का रोजगार डेटा थोड़ा कमजोर आया। आप कहेंगे बस इतनी सी बात, ये तो अक्सर होता है। लेकिन अगले कुछ घंटों में 40 ट्रिलियन येन यानी लगभग 250 बिलियन डॉलर का पूरा कैरी ट्रेड उड़ गया। टोक्यो से शुरू हुई ये लहर सीधे न्यूयॉर्क तक पहुंची और बाजार बुरी तरह बिखर गए। अब जरा इसी नवंबर को देखिए। बिटकॉइन ईटीएफ से एक ही महीने में रिकॉर्ड 3.79 बिलियन डॉलर निकल गए। ब्लैक रॉक का सबसे बड़ा इबिट फंड अकेले 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा के नुकसान में पहुंच गया। क्रिप्टो निवेशकों के तो तोते उड़ गए। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि पूरा क्रिप्टो बाजार देखते देखते बैठ गया? ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये आज की नई हकीकत हैं। और अगर आप निवेशक हैं तो इस अर्थम को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपका पैसा इसी दुनिया में है, और एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है। ग्लोबल वित्तीय बाजार भी स्मार्ट मनी से मुकाबिल है। हाई स्पीड डेटा नेटवर्क और डिजिटल ट्रांजैक्शन के दम पर पैसा मन की गति से दौड़ता है। सेकंडों में कीमतें पलट देता है, लिक्विडिटी सुखा देता है, और फिनेंशियल रिस्क का चाहे जो फार्मूला आप लगाते हो, मगर ये स्मार्ट मनी अब उसका पूरा हिसाब बदल रही है। वो पीटर ड्रकर कहते थे ना, जो मशहूर कोट है पीटर ड्रकर का, कि व्हाट यू कैन मेजर यू कैन मैनेज। रिस्क मैनेजमेंट का बुनियादी सिद्धांत यही है कि जिसे आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे ही संभाल सकते हैं। मगर स्मार्ट मनी कितनी बड़ी है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, जानना बिल्कुल असंभव है। आइए कुछ आंकड़े पकड़िए और इसकी ताकत का अंदाज लगाइए, फिर हम आगे खोल कर इन्हें बताएंगे। आईसीआई इन्वेस्टमेंट बाजार की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, ग्लोबल निवेश एसोसिएशन है। ये उसका आंकड़ा है जो हम बता रहे हैं। 2024 में देशों के बीच पैसा आने जाने का फ्लो 31% बढ़ गया। दुनिया भर के ईटीएफ में कुल पैसा नवंबर 2025 तक 19.25 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है, यानी एक साल में 30% की बढ़त। 2024 में पहली बार ग्लोबल ईटीएफ में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का नया पैसा आया। हर रोज विदेशी मुद्रा बाजार में 9.6 ट्रिलियन डॉलर के लेन देन हो रहे हैं। बाजार को कुछ और करीब से देखना हो तो एक आंकड़ा पकड़िए जो खलीज टाइम के हवाले से है। दुबई ने खुद को पिछले 6 महीनों में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का मैग्नेट बना लिया है। पिछले 6 महीनों में 54,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर अकाउंट खुले, जिनमें 85% विदेशी हैं। वहाँ प्रॉपर्टी से हर साल 5.5% से 7% तक की औसत बढ़त के साथ किराया मिल रहा है, यानी पैसा खिंचा आ रहा है। हम आगे बढ़ें इससे पहले एक और सलाह है कि अगर आपने 16 नवंबर वाला अर्थम नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे आपको स्मार्ट मनी के पीछे की ताकत समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा पैसा मानवीय प्रबंधन से नहीं चल सकता। उस अर्थम में हमने आपको बताया था कि बाजारों को कौन चला रहा है। आज हम उतरते हैं और गहरे, और ये समझते हैं कि बॉट और एल्गो ट्रेडर्स जिस पैसे को संभाल रहे हैं वो है किसका और कैसे घूम रहा है। बेहद दिलचस्प है कहानी। ये जो स्मार्ट मनी है, जो किसी भी बाजार को रातों रात सुलगा देती है, किसी को अंधेरे में डुबा देती है, ये बिजली सी ऐसी रफ्तार वाला पैसा अब सरकारों के नियम कानूनों और आम लोगों की समझ से कहीं आगे निकल चुका है। ये स्पीड हमारे लिए सबसे बड़ा मौका है या सबसे बड़ा खतरा? आइए इस सवाल को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहला सवाल हमारे दिमाग में ये होगा कि क्या है स्मार्ट मनी, और जिस पैसे को हम जानते हैं बाजार में, ये उससे कितना अलग है। कुछ ही दशक पहले पैसा दो मुख्य रास्तों से पूरी दुनिया में फैलता था या एक देश से दूसरे देश में जाता था। एक तो एफडीआई होता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फैक्ट्री लगाओ, दफ्तर खोलो और उत्पादन करो और कंपनी पर कंट्रोल लो। उदाहरण के लिए अमेजन ने भारत में गोदाम बनाए, फॉक्सकॉन ने आईफोन का प्लांट लगाया। ये पैसा सालों दशकों तक रुकता था, नौकरियां पैदा करता था, निकालना बहुत मुश्किल था। दूसरा पैसा होता था एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
शेयर बॉन्ड खरीदो लेकिन कंपनी पर कंट्रोल नहीं। हम इसे हॉट मनी कहते थे पुरानी परिभाषाओं में, क्योंकि बाजारों में कुछ भी उथल पुथल होती थी तो डर लगते ही यह पैसा भाग जाता था। अब स्मार्ट मनी ने एफडीआई और एफपीआई इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। इस टेबल में देखिए पहले कि ये क्या है, पूरा स्मार्ट मनी का पूरा दायरा क्या है, और इस अंतर को समझने की कोशिश करिए कि एफडीआई, एफपीआई और स्मार्ट मनी के का फर्क क्या है। तीन सबसे बड़े फर्क हैं। एक, स्मार्ट मनी कुछ सेकंड में एक देश से दूसरे देश में, एक बाजार से दूसरे बाजार में पहुंच जाता है। दूसरा, स्केल इतना बड़ा है कि पूरा बाजार इसके नियंत्रण में आ जाता है। तीसरा, ये पूरी तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट हैं, जिसके पीछे खास इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, खास प्रोग्राम से जो बाजारों को जोड़ते हैं। चौथा, ये अति अस्थिर है। पांचवा, पुराने पैसे में कर्ज सीमित था, इस पैसे में अधिकांश पैसा जो बाजारों में घूम रहा है वो लेवरेज्ड है, यानी पहले 10 से 50 गुना ज्यादा कर्ज इसमें शामिल है। और 6, ये ऐसा पैसा है जिसे नियामक अभी समझ ही नहीं पाए हैं कि इसके लिए क्या नियम बने। और छठा और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के बाजार हो या दुनिया के बाजार, यहां अचानक बूम या क्रैश की वजह ये स्मार्ट मनी है। क्या आपको पता है कि 2024 में पूरी दुनिया में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिस पर बीते दशकों में बड़ी बड़ी बहसें होती थी, आकर्षित करने की कोशिशें की जाती थी, 11% गिरकर सिर्फ $1.5 ट्रिलियन रह गया। लेकिन ठीक उसी दौरान ईटीएफ और डेरिवेटिव्स में पूंजी निवेश का खेल आसमान छूने लगा। और ये बड़ा फर्क है, ये बड़ा डायवर्जन है जो दुनिया के कैपिटल मार्केट में आ रहा है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि उभरते देशों में चीन को छोड़कर 2023 में करीब $110 बिलियन आए। यह रिकॉर्ड एफडीआई था। लेकिन अगर रोजाना की फॉरेक्स ट्रेडिंग देखें आप दुनिया के बाजारों में, तो ये निवेश उसके सामने 4 आने के बराबर भी नहीं है। दुनिया के सेंट्रल बैंक की शोध संस्था है बीआईएस, जिसकी 2025 की रिपोर्ट अभी आई, मैं पढ़ रहा था। हर रोज भारत दुनिया के करेंसी बाजारों में $9.6 ट्रिलियन के ट्रेड होते हैं। अकेले ब्रिटेन में अप्रैल 2025 में रोजाना 4 ट्रिलियन से ज्यादा का फॉरेक्स कारोबार हुआ। यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग करीब 31.3% बढ़ी। यह पैसा किसी फैक्ट्री को बनाने के लिए नहीं जा रहा है, यह हर सेकंड में ब्याज में 0.01% के फर्क को पकड़ने के लिए दौड़ता है। पुराना पैसा धीरे चलता था, सबको दिखता था। नया स्मार्ट मनी बिजली बन चुका है, वाइब बन चुका है। आंख झपकते ही देश बदल देता है और बाजार पलट देता है। कौन है ये लोग जिसे चलाते हैं, ये भी आप जानना चाहेंगे। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर होशियार खिलाड़ी चलाते हैं। कौन? स्मार्ट मनी बड़े बड़े विदेशी बैंक और हेज फंड, देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे नॉर्वे, सऊदी, सिंगापुर का सरकारी पैसा, सेंट्रल बैंक्स की मनी, एल्गोरिदम चलाने वाली ट्रेडिंग कंपनियां, अरबपति परिवारों के प्राइवेट ऑफिस या फैमिली ऑफिस। अब आप समझिए कि इनके पास ऐसी 3 चीजें होती हैं जो हमारे जैसे आम निवेशकों के पास, आप जैसे आम निवेशकों के पास नहीं होती। नंबर 1, सबसे तेज और सटीक जानकारी। कई बार बाजार खुलने और बंद होने से पहले ही इनके पास वो जानकारियां मौजूद होती हैं। दूसरा, सुपर कंप्यूटर और एआई, जिसके प्रोग्राम सेकंडों में करोड़ों की गणना करके सही सौदे कर लेते हैं। और इतना बड़ा पैसा कि एक क्लिक, एक ट्रांसफर पूरा बाजार हिला सकता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं या निवेशक हैं, किसी खबर या डेटा के पीछे भागते हैं, बाजार गिरता चढ़ता है तो स्टॉक बेच देते हैं, ज़्यादा गिरता है तो म्यूचुअल फंड की स्कीम बदल देते हैं, क्या आपको पता है कि सारे ट्रेंड स्मार्ट मनी वाले लोग बना रहे हैं? जब ये खरीदते हैं तो कीमत ऊपर जाती है, जब ये बेचते हैं तो बाजार गिर जाता है। इसलिए अगली बार जब आप देखें कि कोई शेयर बिना वजह 10 से 15% ऊपर चढ़ गया, या एक घटिया सी कंपनी का आईपीओ रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन लेकर आ गया, तो यकीन मानिए स्मार्ट मनी ने अपना काम कर दिया है। तो सवाल होगा कि कितना बड़ा है स्मार्ट मनी का यह पूरा दायरा, क्या है इसका पैमाना? दरअसल स्मार्ट मनी की लहर इतनी तेज और इतनी बड़ी है कि ये पूरी दुनिया के बाजारों को चुटकियों में बदल देती है। ईटीएफ जी यानी ईटीएफ्स की एसोसिएशन, अंकटाड और आईसीआईसीआई के आंकड़ों को संभालने पर हमें पता चलता है कि 2025 के पहले 6 महीनों में ही इस तरीके के फंड्स की जो फंडिंग थी वो $134 बिलियन तक पहुंच गई, जो 2022 के रिकॉर्ड के बराबर है। स्मार्ट मनी के पहले मालिक हैं हेज फंड। 2024 के अंत तक हेज फंड्स ने $4.51 ट्रिलियन की संपत्ति संभाली, जो पिछले साल से लगभग 10% ज़्यादा है। दूसरे मालिक हैं सॉवरेन वेल्थ फंड्स जैसे सऊदी, यूएई, कतर, नॉर्वे के सरकारी फंड 13 से 14 ट्रिलियन कंट्रोल करते हैं, जो 2022 में करीब $11.6 ट्रिलियन से ज़्यादा है। नवंबर 2025 तक ग्लोबल ईटीएफ में
लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुके थे। और ये पैसा उन कुछ खास हाथों में है, जैसे अमीरात के फंड्स या यूरोप के फंड्स, जो अफ्रीका में 400 बिलियन डॉलर का फंड मैनेज करते हैं। दुबई में 2025 की पहली छमाही में करीब 1000 से ज़्यादा नई कंपनियां रजिस्टर हुई। इनमें फास्ट एल्गोरिथम ट्रेडिंग फर्म्स हैं जो सेकंड के 1000वें हिस्से में सौदे करती हैं, और ब्लैक रॉक, वेंगार्ड जैसे बड़े मैनेजर हैं। ताइवान का ETF बाजार भी मिसाल है। 2024 में यहाँ 6.4 ट्रिलियन डॉलर ताइवान डॉलर की संपत्ति ETF में गई। 65% की ग्रोथ थी। 14.11 मिलियन लोग ETF से जुड़े। ये आंकड़ा आपको इस टेबल में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और जो स्मार्ट मनी के मालिक हैं और उसमें जो प्रमुख कंपनियां और संस्थान हैं इस टेबल में दिखाई देगा। मिडिल ईस्ट के फंड्स ने 2024 में करीब 136 बिलियन डॉलर पूरी दुनिया भर में निवेश किए, जो सॉवरेन फंड्स की टोटल राशि का 54% है। सऊदी का PIF, अबू धाबी का ADIA और कतर का QIA अब सॉवरेन फंड बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और स्मार्ट मनी मैनेज करते हैं। जापान से अमेरिका का रास्ता भी अहम है। जापान के निवेशकों के पास अमेरिकी शेयर और बॉन्ड्स का ढेर है, जो अचानक बिकते हैं तो बाजार हिल जाता है। अगस्त 2024 का किस्सा जो हमने आपको शुरुआत में बताया था, वो इन्हीं की वजह से हुआ था। जैसे ही इनकी पूंजी बाजार में दस्तक देती है, बाजार हिलते हैं, और निकलती है तो बाजार लड़खड़ा जाते हैं। उभरते देशों के बाजार में 2024 में 903 बिलियन डॉलर आए, जो 32% से ज़्यादा है, और ये सारा पैसा इस स्मार्ट मनी का हिस्सा था। भारतीय बाजार में विदेशी और देशी निवेशकों की जंग चल रही है। ग्लोबल डेली फॉरेक्स कारोबार अब कई देशों की सालाना GDP से ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब सवाल होगा आपका कि स्मार्ट मनी चलती कैसे है, कैसे घूमती है, और इस आज के बाजारों को कैसे प्रभावित करती है। कैसे ये मनी एक बाजार से सेकंडों में क्रिप्टो से निकलकर स्टॉक्स, और स्टॉक से निकलकर बॉन्ड में पहुंच जाती है। आइए स्मार्ट मनी को अगर परखा जाए तो भीतर से दो तरह की है। एक तो मैक्रो मनी है, जो ब्याज, ग्रोथ और पॉलिसीज को ट्रैक करती है, जैसे 250 बिलियन डॉलर का जापानी कैरी ट्रेड, जो अब पलट जाएगा क्योंकि हमें जापान में ब्याज दरें बढ़ गई हैं। और दूसरी है इवेंट मनी, बड़ी खबरों पर, जैसे 2025 का स्टॉक क्रैश, या जब अमेरिकी टैरिफ्स ने बाजार को हिलाया। आइए चलते हैं उन पुलों पर टहलते हैं, उन ब्रिजेस को समझते हैं जिनके जरिए पैसा बाजारों के बीच तैर रहा है। ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग उपकरणों के बाजार, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बाजार आपस में एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं, जिन पाइप्स के जरिए ये पैसा एक बाजार से दूसरे बाजार में, एक देश से दूसरे देश में, और एक इंस्ट्रूमेंट से एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, यानी स्टॉक से क्रिप्टो में, क्रिप्टो से बॉन्ड में घूमता है। और इसका सबसे बड़ा पहला कॉन्ड्यूट है, पाइप हैं, ब्रिज हैं, ETF। ये पूरे सेक्टर या रीजन को एक क्लिक में एक्सपोजर दे देते हैं। दुबई के रीट ETF में चार लिस्टेड रीट ETF औसत 7% की यील्ड दे रहे हैं, और इसलिए बड़े संस्थानों का निवेश वहां आ रहा है। रीट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, और किराया बढ़ने के साथ वे अपने निवेशकों को रिटर्न देते हैं। फेडरल रिजर्व की एक रिसर्च कहती है कि जहां ETF का हिस्सा ज़्यादा है, यानी जिन बाजारों में ETF के निवेश बढ़े हैं, वहां पर ग्लोबल बाजारों की तुलना में फ्लोज में, निवेश में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। दूसरा पुल या दूसरा ब्रिज या दूसरा पाइप है डेरिवेटिव्स। ऑप्शन, फ्यूचर्स, स्वैप्स तरह तरह के लेवरेज देते हैं। IDSS की और BIC की एक ग्लोबल रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल OTC डेरिवेटिव्स की अब नॉमिनल आउटस्टैंडिंग दिसंबर 2024 के अंत में 699 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो 2023 से करीब 5% ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट के डेरिवेटिव्स बाजार में सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं, जहां एक देश से दूसरे देश में या एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट के बीच ब्याज दरों में कमी में अंतर का फायदा उठाया जाता है। कमोडिटी और इक्विटी में भी डेरिवेटिव्स तेजी से बढ़ रहे हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, जिस पर हमने अपने पिछले अर्थम में भी बात की थी, 16 नवंबर के अर्थम में। ये रोबोट मिली सेकेंड में ट्रेड करते हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में HFT हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग 50% वॉल्यूम को कंट्रोल करती है। यूरोप में करीब 24 से 43% अलग अलग बाजारों में है। BIS की रिपोर्ट कहती है कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग लिक्विडिटी तो बढ़ाती है, लेकिन कम रिस्क वाले स्टॉक्स के लिए खतरा भी है। हर असली ट्रेड पर कम से कम 20 से 25 ऑर्डर जनरेट होते हैं। इसके बाद अगला डिजिटल एसेट्स, डिफाई, क्रिप्टो और टोकेनाइज एसेट्स। ये क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट तुरंत करते हैं। IMF ने इसे न्यू रिस्क एंड रेजिलियंस कहा है। 2024 में स्पॉट बिटकॉइन ETF ने करीब $54 बिलियन के इन्फ्लो हासिल किए।
आईबिट जो कि ब्लैक रॉक का फंड है, इस पे $50 बिलियन का एयूएम रहा नवंबर 2025 में, लेकिन इसे $3.79 बिलियन निकल गए जब बिटकॉइन $95,000 से नीचे आया और बाजार की ड्रिफ्ट 30% कम हो गई। इसके अलावा शेडो बैंकिंग भी है। आईएमएफ का कहना है कि नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं, जिससे वो पैसा ले जाकर अलग अलग बाजारों में लगाते हैं। टेबल में आप जरा ध्यान से देखिए कि क्रॉस बॉर्डर फ्लो का आर्किटेक्चर, इसका ढांचा किस तरीके का है। फॉरेक्स मार्केट से, ईटीएफ से, डेरिवेटिव से, डिजिटल एसेट से और डार्क पूल से पैसा कैसे मूव करता है, इनके डेली वॉल्यूम क्या है और कैरी ट्रेड क्या है। स्मार्ट मनी बाजारों में वॉलेटिलिटी को स्थायी भाव बना चुकी है। अब बाजार की उथल पुथल केवल कीमतों का खेल नहीं है, ये स्मार्ट मनी की हलचल का आईना है। विक्स जिसे डर का थर्मामीटर कहते हैं और आने वाले 30 दिनों में बाजार की अस्थिरता का इशारा करता है। ये सूचकांक अब थोड़ा पुराना पड़ गया है, क्योंकि इसके पुराने तरीके मनी की इस उथल पुथल को नहीं पकड़ पा रहे हैं। पहले कभी कभी बढ़ता था, लेकिन अब विक्स हर महीने झूमता है। जरा आप अपने निफ्टी का नमूना देख लीजिए। इस टेबल में भारत के निफ्टी का, निफ्टी 50 की जब जनवरी से नवंबर की जो वॉलेटिलिटी है, उसका आंकड़ा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बाजार में निफ्टी की अस्थिरता का 15% से लेकर 12% तक। दरअसल स्मार्ट मनी जब बाढ़ की तरह आता है और चुटकियों में पीछे हट जाता है, तो बाजारों को संभलने का मौका नहीं मिलता, और इसीलिए आईएमएफ इसे फाइनेंशियल स्थिरता के लिए खतरा बता रहे हैं। क्योंकि एसेट्स की कीमतें पहले से ही बहुत ऊंची हैं, इसलिए तेज रफ्तार कई मुश्किलें पैदा करता है। अलग अलग बाजारों में अगर देखें तो सरकारी बॉन्ड मार्केट पर सबसे ज्यादा दबाव है। बजट घाटा बढ़ रहा है, पैसा अचानक उलटने से देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती हैं। बैंकों और नॉन बैंक संस्थाओं में जो कनेक्शन बढ़ता है, ये झटके को और ज़्यादा फैला देता है। करेंसी मार्केट की कमजोरी से, अनिश्चितता से फंडिंग महंगी होती चली जाती है, खरीद बिक्री का फर्क बढ़ता है और एक्सचेंज रेट में उथल पुथल मच जाती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दुनिया में एफडीआई से लगभग 2 गुने हैं और अस्थिर हैं, जबकि बैंक फ्लोज 4 गुने ज़्यादा हैं। पोर्टफोलियो में डेट इंस्ट्रूमेंट इक्विटी से ज़्यादा उछलते और झूलते हैं, क्योंकि वहाँ ब्याज दरों में मामूली अंतर पर ट्रिलियन डॉलर के सौदे हो जाते हैं। आप कहेंगे ये सब जब चल रहा है तो नियामक किसे, रेगुलेटर से संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? बाजारों में ये सब कौन समझ रहा है? आईएमएफ की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि हाई वैल्यूएशन और नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बढ़ती भूमिका से बाजार हिले हुए हैं, और इनमें सबसे बड़ा खतरा है फ्लैश क्रैश। एल्गोरिथमिक सिस्टम्स इतने जुड़े हैं एक दूसरे के साथ कि एक की बिकवाली से लिक्विडिटी वैक्यूम बन जाता है, यानी बाजार सूख जाता है। 2010 का फ्लैश क्रैश याद कीजिए, जब डाउ जोन्स 1000 पॉइंट्स मिनटों में गिर गया था, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स ने लिक्विडिटी खींच ली थी। अक्टूबर 2025 का जो गोल्ड का फ्लैश क्रैश था, जो भी आपने हाल में देखा, आपके सामने अक्टूबर में इसी साल हुआ, बिना किसी बुनियादी वजह के गोल्ड एक सेशन में 5% गिर गया, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग और ओवरबॉट मार्केट की वजह से। ये घटनाएं दिखाती हैं कि स्मार्ट मनी की स्पीड बाजार को चूस लेती है। सरकारी बॉन्ड मार्केट पर भी इसी तरह दबाव बढ़ रहा है। लगातार आईएमएफ चेतावनी दे रहा है कि उभरते देशों के जो लोकल करेंसी बॉन्ड हैं, इमर्जिंग मार्केट्स के लोकल करेंसी बॉन्ड्स जारी करना मददगार है, लेकिन भारी कर्ज और सीमित निवेशकों की अस्थिरता के कारण स्मार्ट मनी इसे खतरे में डाल सकती है। करेंसी मिसमैच एक बड़ी चुनौती है, इससे तनाव सारे एसेट्स में फैल जाता है। कमजोर अर्थव्यवस्थाएं करेंसी के मिसमैच को लेकर सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में सेटलमेंट का रिस्क बढ़ जाता है, यानी एक पार्टी ने करेंसी दे दी लेकिन दूसरी ने नहीं ली तो संकट है। इसके अलावा इन ऑटोमेटिक सिस्टम पर साइबर अटैक्स और टेक्निकल फेल्योर से ज़्यादा का खतरा भी काफ़ी गहरा है। अगस्त 2024 में सिस्टम की जो उथल पुथल बाजारों में आई, उसने सिस्टम की कमजोरियां बताई थी। बीआईएस की रिपोर्ट ये भी कहती है कि वोलेटिलिटी के पीछे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी हैं, प्रो साइक्लिकल डीलेवरेजिंग भी है और मार्जिन बढ़ना भी है, और ये बदलाव नहीं हुए हैं, इसलिए बराबर खतरा बढ़ रहा है। रेगुलेटर्स की उलझन यह है कि नीति नियामक अभी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वे बाजारों में स्थिरता बनाए रखें, इनोवेशन रोकें। जैसे रिजर्व बैंक को लीजिए, रुपए को लेकर वो उलझा हुआ है, जैसे जैसे बाजार में वो दखल करता है रुपया और ज़्यादा गिरता जाता है, तो वो स्थिरता बनाए या जो नए तरीके के ढंग के ट्रेड आ रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करे। पूंजी के इस प्रवाह के सामने बैंकिंग सुरक्षा के नियम, जिनको कि बेसिल रूल्स कहा जाता है, बेसिल लॉज कहा जाता है, वो भी पुराने पड़ गए हैं। बेसिल कमेटी की भी हाल में ही 2 महीने पहले एक मीटिंग थी, उसमें कमेटी ने कहा कि स्टेबल कॉइन जैसे सिस्टम के लिए बैंकों के रिजर्व पर्याप्त नहीं है। दरअसल पुराने नियम धीमे कैपिटल के लिए बने थे। स्मार्ट मनी की स्पीड इतनी तेज है कि बैंकों के रिजर्व उससे मेल नहीं खाते। कैपिटल कंट्रोल फ्लोज की शक्ल बदल देते हैं, वॉल्यूम कम नहीं करते।
रेगुलेटरी आर्बिट्राज अपने आप में खुद एक मौका बन गया है कि एक देश के रेगुलेशन में जो चीज़ अलाउड नहीं है वो दूसरे देश में हो सकती है। क्रिप्टो में यही हो रहा है। एक देश के कानून में फ़र्क दूसरे देश में कमाई का मौका होती है। एफएसबी का एक अध्ययन मैं पढ़ रहा था, वो बताता है कि विदेशी कर्ज में रेगुलेटरी आर्बिट्रेज से करीब 21% की डिस्टॉर्शन होती है और इसका फायदा निवेशक उठाते हैं। यूरोपियन सिस्टमिक बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि डिफाई अब शैडो बैंकिंग बन गई है। डिफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो कि क्रिप्टो पर या ब्लॉकचेन पर चलता है, जहां से आप कर्ज ले सकते हैं और आपको एक अच्छी यील्ड बनती है। बेहद जटिल है, लेवरेज से भरी है, रन का रिस्क है इसमें। यहाँ क्रिप्टो और रियल मनी आपस में ऐसी गुथ गई है कि पारदर्शिता नहीं है। शेयर बाजार का एक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर बाजार से पैसा कमाता है और उसे डिफाई के प्रोटोकॉल पर जाके के कर्ज के लिए आगे बांट देता है और उस पर 1-2% एक्स्ट्रा यील्ड लेने की कोशिश करता है। एआई की वजह से पूरी दुनिया में ट्रेडिंग के डार्क पूल बढ़ रहे हैं, ट्रेड बढ़ रहे हैं, ऑफशोर लेवरेज ऊंचे हैं। कैरिबियन जैसे सेंटर्स में जापान के क्लेम्स $500 बिलियन से ऊपर हैं। इन्हें संभालना मुश्किल है। इन डार्क पूल्स का पैसा बाजारों में घूम रहा है। तो सवाल, आम निवेशक क्या करें? उनके तो पोर्टफोलियो मिनटों में ऊपर नीचे हो जाते हैं। इससे पहले कि हम इस स्मार्ट मनी की दुनिया में आपको आम निवेशकों के लिए एक सर्वाइवल किट बताएं, एक बात समझना ज़रूरी है कि अब हम मनी रोटेशन के दौर में हैं, जहां स्मार्ट मनी एक एसेट में कुछ मिनटों में आकर गुजर जाती है। ईटीएफ, हेज फंड और डिफाई पूल 1% से कम आर्बिट्राज के लिए मनी रोटेट करते हैं। यह समझना बेहद ज़रूरी है। भारत में करीब 24 करोड़ से ज़्यादा डिमैट अकाउंट हैं। रिटेल का हिस्सा बाजारों में 22 साल के उच्चतम स्तर पर है, जो कि अब 19% के आसपास है। हम बड़े जोखिम में भी हैं और अवसर भी हैं। आइए आपको बताते हैं कि स्मार्ट ट्रेड का सफ़र कैसे चलता है। इससे आप अपनी रणनीति को समझने में आपको आसानी होगी। उदाहरण के लिए ये एक काल्पनिक ट्रेड का ढांचा है जो हम आपको को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट ट्रेड कैसे मूव करता है। स्विस पेंशन फंड से शुरू करते हैं। सिंगापुर से किसी निवेशक ने स्विस पेंशन फंड में निवेश किया। सिंगापुर के एल्गो से इसे एग्जीक्यूट किया, शिकागो के डेरिवेटिव से इसे हेज किया और क्रिप्टो वॉलेट में जाकर ये सब सेटल कर लिया और ये सब कुछ ही सेकंड में हो गया। ये चेन बताती है कि रेगुलेटर्स अब रियल टाइम मॉनिटरिंग में हार रहे हैं, क्योंकि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पूंजी सेकंड्स में घूम रही है। तो आइए अब समझते हैं कि आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में इस स्मार्ट मनी से कैसे डील करें। अगर आप स्टॉक ट्रेडर हैं तो बड़े खिलाड़ियों के निशाने देखिए। अगर किसी शेयर में खबर के बिना अचानक भारी खरीद बिक्री हो रही है तो समझिए कि स्मार्ट मनी या तो वहां पहुंच रही है या वहां से निकल रही है। अब शेयर बाजार में स्क्रीन पर दिखने वाली कीमतें पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ऑप्शंस के फ्लो पर नजर रखिए, क्योंकि ऑप्शंस से पता चलता है कि बड़े निवेशक आने वाले दिनों में तूफान की कितनी उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि कभी घबरा कर स्टॉक्स मत बेचिए। बाजार चाहे जितना भी हिले लड़खड़ाए, लेकिन लंबे समय में ऊपर जाता है। 1980 से आज तक S&P 500 में करीब करीब 5% से ज़्यादा की गिरावट आई, फिर भी जो औसत सालाना है रिटर्न है वो 13% से ऊपर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि सेंट्रल बैंक की खबरों के दिन कभी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि उस दिन रोबोट और हेज फंड की मार्जिन कॉल्स बाजार में तबाही मचा देती हैं। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड और SIP वालों की बात, वो क्या करें, क्योंकि उनका हिस्सा काफ़ी बड़ा है। बाजार में स्मार्ट मनी के खेल से गिरावट हो, टूटे, लेकिन SIP को कभी बंद मत करिए। मार्केट जितना गिरे उतनी सस्ती यूनिट्स मिलती हैं। फरवरी मार्च 2025 में जब बाजार लड़खड़ाया तब भी SIP केवल 30 बेसिस पॉइंट से 1.5% के आसपास तक कम हुई। इससे दिखाता है कि नियमित निवेशक हमेशा सबसे मजबूत रहते हैं। इस बाजार में डाइवर्सिफिकेशन गॉड है, भगवान है। एक ही जगह सारा पैसा मत रखिए। मिड कैप, स्मॉल कैप में 70% रिटेल इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। इसलिए जब स्मार्ट मनी निकलती है तो सबसे ज़्यादा यही स्टॉक्स हिलते हैं। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड चुनिए जो अपने आप में शेयर और डेट का मिक्स बदल देते हैं। अब आते हैं तीसरे निवेशकों पर, जो फिक्स्ड इनकम देखते हैं, बॉन्ड में, FD में पैसा लगाते हैं। बॉन्ड भी अब शेयरों की तरह हिलते हैं, ये ध्यान रखिए। उभरते देशों में छोटी अवधि के बॉन्ड पर ज़्यादा निर्भरता खतरनाक है। जिन देशों में लोकल निवेशक मजबूत हैं उनके बॉन्ड भी सुरक्षित रहते हैं और भारत इस मामले में सुरक्षित दिख रहा है। लेकिन ब्याज दरें बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत तुरंत गिरती है, लंबे समय में कमाई होती है। तो अगर आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर हैं तो धैर्य रखिए। और अब हम आते हैं क्रिप्टो पर, जिनके लिए सबसे ज़रूरी है जानना। क्रिप्टो अब अकेला नहीं चलता। यह स्मार्ट मनी का 24 घंटे 7 दिन चलने वाला कसीनो है। जब
पैसा स्टॉक मार्केट से निकलता है तो बिटकॉइन इथेरियम भी 20% गिर जाते हैं। अगस्त 2024 में और नवंबर 2025 में यही हुआ। नवंबर 2025 में सिर्फ $3.79 बिलियन निकले और बिटकॉइन 5% से ज़्यादा गिर गया, क्योंकि मार्केट की डिप्थ 30% कम हो गई थी। स्पॉट ETF आने के बाद क्रिप्टो में पहले जितनी आज़ादी नहीं रही है। अब यहाँ स्मार्ट मनी का खेल दिख रहा है, यहाँ हैक के खतरे भी हैं। इसलिए क्रिप्टो में लेवरेज्ड ट्रेड कतई ट्राई ना करें, इसकी सलाह नहीं दी जाती है। सबसे बड़ी बात मनोविज्ञान की, बाजार में हमेशा मत बने रहिए। हर रेट व उतार चढ़ाव पर अपना ब्लड प्रेशर न बढ़ाइए। अपना रिस्क, टारगेट और समय देखकर प्लान बनाइए और उससे चिपके रहिए। अब हम अर्थम के समापन पर आ गए हैं, लेकिन स्मार्ट मनी की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे लिखते लिखते और इसे रिकॉर्ड करते हुए तक 4 बड़े बदलाव और हो गए, जिन्हें बताना जरूरी है। पहला ये कि अमेरिका का करेंसी कंट्रोलर अब मेन स्ट्रीम बैंकों को, यानी अमेरिका के जो प्रमुख बैंक हैं, उन्हें क्रिप्टो रिजर्व बनाने की इजाज़त दे रहा है। अब वे अपने पैसे को क्रिप्टो में रख सकते हैं। दूसरा, अमेरिका का जो कमोडिटी रेगुलेटर है CFTC, उसने रियल वर्ल्ड एसेट्स को, यानी रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटी को टोकन में बदलने वाले क्लैरिटी एक्ट को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीसरा, स्टेबल कॉइन मुख्य धारा में आ गए हैं। लगभग सभी प्रमुख देशों में इसके रिजर्व के नियम बन गए हैं। और चौथा, शेयर बाजार में ऐसी कंपनियों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास डिजिटल एसेट्स मौजूद हैं, उनमें वे निवेश करते हैं या मैनेज करते हैं। और पांचवा सबसे जरूरी बात जो आपके लिए समझना जरूरी है, जहां से स्मार्ट मनी की दुनिया एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी, अमेरिका के दोनों शेयर बाजारों ने, नेस्डैक ने और S&P 500 ने रेगुलेटर से इस बात की इजाज़त मांगी है कि उन्हें 23 घंटे तक ट्रेड करने की इजाज़त दी जाए। 23 से 24 घंटे की, जो पहले नहीं होता था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट एक निर्धारित समय पर कम में काम करते हैं, लेकिन बाकी मार्केट, खासतौर से क्रिप्टो का बाजार, पूरे 24 घंटे चलता है। तो धीमे धीमे पूरी दुनिया के शेयर बाजार भी 24 घंटे की ट्रेडिंग के दौर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनमें जहां से स्मार्ट मनी आ रही है, जिन बाजारों से आ रही है, वो 24 घंटे ट्रेड करते हैं। तो पैसा अब धीरे धीरे फैक्ट्रियां नहीं बनाता, वो बिजली बन चुका है। 1 सेकंड में दुबई से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से टोक्यो, टोक्यो से लंदन, लंदन से जिनेवा। लेकिन वो जिस रफ्तार से आता है उसी रफ्तार से गायब भी हो जाता है। और यही आज की सबसे बड़ी वित्तीय क्रांति है। वह 1987 की मशहूर फिल्म है वॉल स्ट्रीट, जिसमें गागन गेको कहता था, लालच अच्छा है, लेकिन उस जमाने में ट्रेडिंग फोन और टिकर टेप से होती थी। आज का गार्डन गेको हजारों ट्रेड एक पलक झपकते मार देता है और ऐसा लेवरेज इस्तेमाल करता है जिसकी 3 दशक पहले कल्पना नहीं की गई थी। वो जो फिल्म थी मार्जिन कॉल, जिसमें रातों रात पता चलता है कि रिस्क मॉडल गलत थे और उसके बाद बाजार में जबरदस्त बेचैनी फैलती है। लेकिन यहाँ तो अब मार्जिन के और निवेश के मॉडल हर घंटे अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि लेवरेज वाली पोजीशन चुपचाप बनती है और घंटों में उड़ जाती है, और वो भी एक साथ कई देशों में और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट में। इसलिए कोई एक रेगुलेटर, दुनिया का एक रेगुलेटर, इस स्मार्ट मनी की पूरी तस्वीर नहीं देख पाता। तो क्या स्मार्ट मनी अब इतनी तेज हो गई है कि नियम, कानून और हम आम लोग इससे पीछे रह गए हैं? इसका जवाब भी साफ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट है कि हम फाइनेंशियल दुनिया में एक नया दौर पार कर चुके हैं, जहां पैसा अब कोड की स्पीड से चलता है। तो इस जमाने में जीतेगा वो नहीं जिसके पास सबसे तेज एल्गोरिदम या सबसे बड़ी पोजीशन है। जीतेगा वो जिसे सबसे साफ नजर आए, जो बिजली की चमक से परे बुनियादी फैक्ट्स देख सके, कीमतें देख सके, और जो इस तूफान में डटकर खड़ा रह सके। स्मार्ट मनी भले ही स्मार्ट हो, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी को उससे ज्यादा समझदार बनना होगा। अगला बड़ा झटका कब आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम सब एक ऐसे स्टीम रोलर के सामने सिक्के बीन रहे हैं जिसे हम पूरी तरह देख नहीं पा रहे हैं। तो सावधान रहिए और सबसे जरूरी, धैर्य रखिए, क्योंकि खेल तो अभी शुरू हुआ है। हमने शुरुआत नासिर काज़मी के अशार से की थी। इस गज़ल का अगला हिस्सा भी सुन लीजिए, आपके काम आएगी। महसूस हो जो होता है दिखाई नहीं देता, दिल और नज़र में हदे फाजिल वही तो है। महसूस जो होता है दिखाई नहीं देता, दिले नज़र में हदे फाजिल तो वही है। गिरदाब से निकले भी तो जाएंगे कहाँ हम, गिरदाब से निकले भी तो जाएंगे कहाँ हम। डूबी थी जहाँ नाव, ये साहिल तो वही है। और लुट जाते हैं दिन को भी जहाँ काफिले वाले, होशियार मुसाफिर की मंजिल तो वही है।
फिर मिलेंगे अगले अर्थम में। अगर आप रोजाना की खबरों के छिपे हुए पहलू, अपने निवेश पर असर जानना चाहते हैं तो दवाई फैक्टर को फॉलो करिए। द बोनस के प्राइम मेंबर बनिए, जहां ये पूरा बुलेटिन आपको रोज मिलता है। कुछ हिस्सा आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलता है। किताबों की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, इतिहास के किस्से जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर टाइम मशीन और बुकनू से जुड़िए। आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।